नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 3 है ये एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का, जहाँ पे हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वही बातें, वीडियो पे लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलती रहेगी। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन का बटन दबाइए, जो कि सब्सक्राइब के ऑप्शन के बगल में आपको नजर आता है। और इंस्टाग्राम पे भी आप चाहो तो फॉलो करके सवाल पूछ सकते हो, जो भी जेन्युइन क्वेरीज है उनके मैं जवाब दूंगा। दो बच्चे यहाँ पे बात करते दिखाए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोई टीवी न्यूज़पेपर है जहाँ पे आसाम में आए हुए फ्लड्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये लड़का बोल रहा है पिंकी को, अपनी दोस्त को, कि देखो ये आसाम में कैसे फ्लड्स आ रखे हैं, कितना हैवोक हुआ है, सब कुछ इन फ्लड्स ने तबाह कर दिया, जो सब कुछ इनके रास्ते में आया वो तबाह हो गया। तो उसकी फ्रेंड बोल रही है कि हाँ चिंटू, दिस इज स्ट्रेंज। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमको लाइफ देती है और हमसे लाइफ छीन भी लेती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास पानी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या। इनफैक्ट हमारे खाने तक में पानी होता है, खाना बनाने में भी पानी लगता है और खाने को पैदा करने में भी पानी लगता है। जो प्लांट्स हैं जो हमारा खाना बनाते हैं, जो एनिमल्स हैं जिनको हम काट के खाते हैं, वो सब बिना पानी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पानी नहीं रहेगा, ना हम कुछ खा पाएंगे, ना हम पी पाएंगे, ना हम कपड़े धो पाएंगे। इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस पानी पर डिपेंडेंट है। सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस होते हैं उनमें बहुत हद तक पानी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे मशीन्स को ठंडा करना हो, चाहे पावर प्लांट को चलाना हो। इनफैक्ट हाइडल पावर प्लांट में तो पूरी पूरी बिजली ही पानी की एनर्जी से पैदा की जाती है। यानी पानी की पोटेंशियल एनर्जी को, पानी को हाइट में स्टोर करके ऊपर से नीचे छोड़ के उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल के, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, हाइट ड्यू टू, सॉरी, एनर्जी ड्यू टू हाइट, kinetic energy half mv square, height due to motion, the energy due to motion of water। तो हाइडल पावर प्लांट में क्या होता है कि ऊंचाई से आपने पानी को नीचे छोड़ा तो ऊपर उसके पास mgh नाम की पोटेंशियल एनर्जी थी। ये एनर्जी नीचे जाके हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, जिसने टरबाइन घुमाई और पानी पैदा हुआ। इनफैक्ट आज की डेट में सब कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है वो पानी के दम पे ही हो रहा है। और इसीलिए पिंकी ये भी समझ रही है कि ह्यूमंस हमेशा से हिस्ट्री में पानी के सोर्सेज के पास क्यों रहे। तो क्यों हम लोग हमेशा रिवर्स के किनारे, स्प्रिंग्स के किनारे, लेक्स के किनारे, पॉन्ड्स के किनारे और ओएसिस के किनारे रहे हैं। डेजर्ट्स में होते हैं ये ओएसिस, क्योंकि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट हमको ये भी पता है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, लगभग 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लेकिन बात यह है कि जितना भी टोटल पानी है उसमें बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन फ्रेश वाटर है। अभी वो प्रोपोर्शन कितना है ये पहले साइंस की किताबों में और पहले की ज्योग्राफी किताबों में कई बार बात कर रखा है, उसको यहाँ रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, जो भी फ्रेश वाटर है, जो भी आप कह सकते हो कि खारा पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समुद्र में मिलता है, जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलता है, सरफेस रन ऑफ से मिलता है पानी के। तो पानी बरसा, सरफेस के ऊपर बहा, तो वो हमको मिल गया। ग्राउंड वाटर से हमने सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर को निकाल के हमने फ्रेश वाटर ले लिया। नदियों से हमको फ्रेश वाटर मिलता है। और ये जो फ्रेश वाटर है जो हमें मिलता है, ह्यूमंस को मिलता है दुनिया भर के लैंड रिसोर्सेस पे, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रेगुलरली रिचार्ज होता रहता है। तो जो पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिवर्स, ओशंस, इन सब में चेंज होता रहता है और हमको प्योर फॉर्म में नेचर के नेचुरल प्रोसेस के चलते मिलता है। लेकिन हम तो ह्यूमंस हैं, बिना एक्सप्लॉयटेशन के मानेंगे नहीं, तो हमने वो प्योर फॉर्म भी खराब कर दिया। अभी कैसे खराब किया ये मैंने एनवायरमेंट में समझाया है, पहले के एनसीईआरटीज में भी समझाया है। यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो हम ये वंडर करते हैं, दुनिया में 3/4 पानी है, 3/4 धरती पे पानी भरी हुई है और पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, तो पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है और एक, सॉरी, 3/4, 75% धरती अगर पानी से भरी है, तो क्यों दुनिया भर की कंट्रीज में पानी की स्कार्सिटी है। भैया वॉर होने को आ रखा है। ग्रेट रेनेसा डैम के बारे में सुना है ना, ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है। क्या हो रहा है, कंट्रीज भैया पानी के लिए लड़ रही हैं कि पानी हमारे पास आ जाए। और इनफैक्ट आप इंडिया की बात करो, भाई इंडिया में स्टेट्स आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं। तमिलनाडु की अक्सर कर बहस होती है केरला से, कर्नाटका से पानी के रिसोर्सेज को बांटने के लिए। ओके, और ये बोला जा रहा है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन पीपल, यानी कि लगभग 200 करोड़ लोग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में रहेंगे। मतलब उनके पास उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी नहीं रहेगा। और रोजमर्रा की जरूरत क्या होती है, पानी को पीना, पानी से अपने सैनिटेशन प्रोसेस को पूरा करना, हल्का फुल्का नहाना। तो इसके लिए जो बेसिक पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना,
वो भी नहीं रहेगी एक आदमी के पास। कब तक? 2025 तक कितने लोगों के पास? 200 बिलियन, 200 करोड़ लोगों के पास, सॉरी 2 बिलियन। अब बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब बात यह है कि इतना अबेंडेंस दिख रहा है, ठीक है, पानी का जो प्रोसेस है वो रेन्यूएबल है, तो वाटर स्कार्सिटी कैसे हो रही है? देखिए, इस रेन्यूएबिलिटी के प्रोसेस के हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है उनको हम एक लिमिट से ज्यादा गंदा कर रहे हैं। अब आप देखो कि जब भी वाटर शॉर्टेज की बात आती है, हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी, और ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखी भी और हमारी नेचुरल टेंडेंसी भी है कि जैसे ही वाटर शॉर्टेज की बात आएगी हम ये सोचने लगेंगे कि वो रीजन्स जहां पे पानी कम बरसता है, जो ड्रॉट प्रोन है, वहीं पे पानी की कमी है। तो आप समझो दोस्तों, मान लो आप रहते हो राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान में पानी कम बरसता है, खासकर राजस्थान का जो मरुस्थल इलाका है, जो डेजर्ट वाला इलाका है, उसके आसपास अगर आप रहते हो तो वहां की भी देखिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक बहुत बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप सोचो कि वहां पे जो पर्सन रह रहा है उसके पास तो पानी की कमी है। मुंबई जैसी जगह की बात करो, यहां तो इतना पानी बरसता है, साउथ वेस्ट मानसून में पानी ही पानी है, लेकिन तब भी आप देखो मानसून से पहले के जो 3-4 महीने होते हैं ना, लोगों को पानी नहीं मिलता यहाँ पे। तो एक मुंबई जैसी जगह, से मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, केरला, ये जितने भी हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे स्टेट्स हैं जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के चलते काफी पानी बरसता है, ज्यादातर जगहों पे पानी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो आप देखो कि जो डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान है, और राजस्थान के डेजर्ट्स में जो लेडीज हैं वो अपने सर पे मटका रख के ले जा रही हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, लंबे लंबे डिस्टेंसेस वो ट्रेवल करती हैं। ये सीन्स वैसे तो केवल राजस्थान में नहीं, हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। जो पुअर पर्सनस हैं उनको तो रियल में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और बात है, अलग अलग जगहों पे पानियों की अवेलेबिलिटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखिए, अलग अलग जगहों पे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो बहुत मैटर करते हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर जगह पे उतना पानी नहीं बरसता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप प्लेन इलाके में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, हरियाणा में हो, तो लोग क्या करते हैं, घर में सबमर्सिबल लगा लेते हैं, ठीक है, अपने घर में पंप लगा लेंगे और उससे पानी जमीन के नीचे से खींच लेंगे। लेकिन जो लोग शिमला में, जो बिल्कुल ही पहाड़ों में रहते हैं, क्या पहाड़ों में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है? भैया कैसे खोदोगे नीचे, और तुम तो पहाड़ों में ऊपर ही रह रहे हो, तो वहां तो वैसे भी पानी की कमी है। तो जो भाई ऊपर से पहाड़ों से नेचुरल स्ट्रीम्स नीचे गिर के आ रही है, उससे आप पानी कलेक्ट करते हो, और वो भी गंदे हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी जियोलॉजी पे डिपेंड करती है, लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करती है जहां पे आप रह रहे हो, कितना पानी बरस रहा है पूरे साल में, और किस जगह पे कितना बरस रहा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा, और जो भी आपके प्रेवलेंट रिसोर्सेज हैं आप उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो इस बात पे डिपेंड कर रखा है। तो आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपने उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रखा है, एक्सेसिव यूज कर रखा है, अनइक्वल एक्सेस है वाटर का अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, तो भैया पानी खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, यही लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया गया कि भाई वाटर स्कार्सिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए, नेचुरली जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पे तो वाटर स्कार्सिटी हो ही सकती है, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ छेड़छाड़ हुई हो, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर प्रेसिपिटेशन के साथ आ रहा हो लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ना हुआ हो, सरफेस रन ऑफ को ना मैनेज किया गया हो, ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स को प्रॉपरली रिचार्ज ना किया गया हो, या फिर अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉइट किया गया हो, तो वहां पे भी वाटर स्कार्सिटी आ सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा दूर नहीं है। लोग सबमर्सिबल लगा लगा के पानी बहाते रहते हैं ना, बहुत जल्दी जब खत्म हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा, तो सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। आगे चलते हैं। तो भाई, जैसा कि हमने देखा कि हमारी सिटीज जहां पे वाटर स्कार्सिटी कभी थी नहीं, वहां पे भी स्कार्सिटी होने की भी बहुत चांसेस है, उसकी बहुत से वजह हैं। देखिए, पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। अब जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो भाई डिमांड भी बढ़ रही है वाटर की, और ये जो वाटर का यूज है ये बहुत अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और कुछ लोगों के पास पानी अवेलेबल ही नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी आबादी पानी का इस्तेमाल केवल डोमेस्टिक यूज में करती है, लेकिन बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए हमारी कितनी बड़ी ये फार्मर पॉपुलेशन है, वो पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए करती है ताकि हायर फूड गेन हो सके। लेकिन बात यह है कि एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं जो पानी का इस्तेमाल होता है वो अनसस्टेनेबल तरीके से होता है, ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है पानी को। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर है, तो महाराष्ट्र जो कि एक एरिड इलाका है, अगर वहां पे आप शुगर केन की प्रोडक्शन करोगे जिसमें बहुत ज्यादा पानी का इनपुट लगता है, तो ऑब्वियसली पानी तो कम होगा ही।
उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर साउथ इंडिया में अगर आप शुगर केन का प्रोडक्शन करोगे, जहां पे ऑलरेडी पानी कम है, एरिड इलाका है, वहां पे आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाओगे तो पानी तो एक्सप्लॉइट होगा ही। फिर दुनिया भर में हम लोग चावल एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती चावल, राइस की क्वालिटीज इंडिया से बहुत हैवी डाइवर्सिटी में एक्सपोर्ट होती हैं। अभी चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, चावल को उगाने में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा लगती है। अब आप सोचो दोस्तों, एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर आप चावल को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप पानी को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, और हमारे पास पानी इतना है नहीं कि हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप दूसरे देशों की पॉलिसीज को देखोगे जाके ना, वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाते नहीं है, इनफैक्ट उनको इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं। इंडिया में इरिगेटेड एग्रीकल्चर, यानी वो एग्रीकल्चर जो इरिगेशन से होता है, खासकर ट्यूबवेल इरिगेशन से, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके जो इरिगेशन से होता है, दैट इज द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ वाटर। वहां पे लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का, सबसे ज्यादा पानी को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाए, रेवोल्यूशनाइज किया जाए, कुछ ऐसे क्रॉप्स लेके आए जाए जिसमें पानी कम हो, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट किया जाए, ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जिस स्पीड से पानी का इस्तेमाल हो रहा है ना, ज्यादा दिन तक इस तरीके से चीजें हो नहीं पाएंगी। तो हमको बहुत ज्यादा एडवांस्ड में ये प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि पानी का इस्तेमाल बहुत सस्टेनेबल तरीके से हो हमारे देश में। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर आपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर देखा होगा कि फार्मर्स के पास अपने ट्यूब वेल्स हैं, और अब तो सरकार ने उनको सोलर ट्यूब वेल्स दे दिए हैं। तो भैया ये सूरज तो चमकता ही है, सूरज के चमकने से आप बिजली को प्रोड्यूस करके अपना ट्यूबवेल चलाओ। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस हद तक पानी को वो बर्बाद कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल किस हद तक अफेक्ट होगा, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी तेजी से कम होगी, और आगे आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी है लोगों की, वो अफेक्ट हो जाएगी। यहां पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, लेडीज लाइन लगा के खड़ी हुई हैं मुंबई के चौल्स में, दिल्ली के चौल्स। मुंबई में तो खैर चौल नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दिल्ली में बहुत से ऐसे स्लम्स हैं। चौल को आप कह सकते हो कि थोड़ा हायर लेवल, मतलब स्लम से एक लेवल ऊपर। स्लम्स में चले जाइए तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो हमारे अर्बन शहरों में जो कंजस्टेड इलाके हैं, जहां पे गरीब रहते हैं, वहां पे इस तरीके के सीन आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे। और जरूरी नहीं है अर्बन इलाकों में, अब तो राजस्थान, यूपी, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के सीन्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो जो पानी की स्कार्सिटी है वो हर जगह पे है। यहाँ पे देखिए कोलकाता में बारिश हुई, इतनी ज्यादा पानी भर गया कि अब इस पानी को तो आप पी नहीं सकते, पानी तो बहुत है, लेकिन क्या इस पानी को पी सकते हो सड़कों पे जो भरा हुआ है? तो यहाँ पे एक नल से एक बच्चा बॉटल भर रहा है अपने घर पे ले जाने के लिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमको अक्सर कर अपने शहरों में देखने को मिलती है, जिसके लिए एक होलिस्टिक प्लानिंग की जरूरत है, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, बहुत मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है, तो इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आए हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आए हैं। अब बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, वो भी पानी का प्रयोग करती हैं। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा पावर प्रोडक्शन सेंटर है, वो भी पानी का इस्तेमाल करता है। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात करो, मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक इलाका है बदरपुर। बदरपुर में एक बीटीपीएस है, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी का पावर प्लांट है, 705 मेगावाट का। ओके, एक बार ट्रेनिंग की थी मैंने वहां पे। तो वहां पे उस पावर प्लांट में जब आप उनके कूलिंग सिस्टम को देखोगे जाके, तो उस पावर प्लांट के पीछे से एक छोटी सी स्ट्रीम बहती है पानी की। उस स्ट्रीम से पानी निकालता है वो पावर प्लांट, और उस स्ट्रीम की मदद से पानी जो अपना मतलब ऐसा होता है दोस्तों, ये थर्मल पावर प्लांट में जो सुपर हीटेड स्टीम होती है ना, उस सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करना होता है। तो उस सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करने के लिए पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कैसे एक थर्मल पावर प्लांट अपनी सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से पानी को उठाता है। तो वो थर्मल पॉल्यूशन करता है, बट थर्मल पॉल्यूशन इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैंने अलग से थर्मल पॉल्यूशन पे वीडियो बनाई है, आप थर्मल पॉल्यूशन मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो बताने की मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब पानी का इस्तेमाल करते हैं, इन सबको पानी की जरूरत पड़ती है। और चूंकि ये सिटीज में है, ठीक है, अगर सिटीज के बाहर भी हैं तो फ्रेश वाटर
रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब आप जब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को यूज करोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पानी तो खत्म होगा ही ना। आप समुद्र से उठा के तो पानी ला नहीं रहे हो, आप तो फ्रेश वाटर सोर्सेज को यूज कर रहे हो, और समुद्र के पानी को यूज भी नहीं कर सकते। इनके काम भी कुछ इस तरीके के होते हैं कि फ्रेश वाटर की वो चीजें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन वाली बात करूं, उनसे अगर फ्रेश वाटर भी उनको अवेलेबल करा दिया जाए, सॉरी, उनको सी वाटर अवेलेबल करा दिया जाए ना, तो वो सी वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, और सॉल्ट कंटेंट आपके मेटल को जल्दी करोड कर देगा, फ्रेश वाटर जल्दी करोड करता नहीं है। तो प्राइवेट कंपनीज भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं। फिर आज की डेट में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मैंने बताया ना कि जब पानी को आपने हाइट से नीचे की तरफ छोड़ा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली, जिसने टरबाइन घुमाई और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। हमारे देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लगभग 22% बिजली पैदा होती है। ओके, अब अर्बन सेंटर्स बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, डेंस पॉपुलेशन हो रही है, अर्बन लाइफस्टाइल हो रही है, तो पानी का यूजेज बढ़ रहा है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, अब पहले जो लोग आपका पंखा हाथ वाला डुला लेते थे, लाइट चली जाए 3-3 4-4 घंटे, मैं लखनऊ में रहता था, ठीक है, लखनऊ में लाइट दिन में 3-4 घंटे की कटौती होती थी, मैं आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके, और उस समय पे कानपुर में तो दिन भर लाइट ही नहीं आती थी, ये सुनने में आता है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। तो उस समय पे लाइट चली जाती थी तो कॉमन था अभी हम लोग के लिए कि चलो लाइट चली गई, आराम से रह लेंगे। आज की डेट में लाइट चली जाए, पंखा ना चले तो हालत खराब हो जाए कि यार पंखा नहीं चल रहा है। तो आदत बदल गई है लोगों की, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, और हम लोग तो चलो पंखे में जी सकते हैं। अगर आप यूएस वगैरह में चले जाओ, ठीक है ना, इंडियंस तो अभी भी डेवलपिंग फेज में, यूएस में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, भैया वो एसी और हीटर के बिना रह ही नहीं पाएंगे। उनको तो और उनके पूर्वज देखो तो बिना एसी हीटर के रहते होंगे। तो कुल मिला के लोगों के कंफर्ट लेवल इतने बढ़ गए कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो उनको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अभी एनर्जी चाहिए तो भैया या तो कोल जलाओ या पानी को भी यूज करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी ना किसी तरीके से ये जो इंटेंसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये लग्जरी के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। फिर भाई बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, और थोड़े कम बड़े शहरों में आ जाओ आप, तो वहां पे घरों के अंदर सबमर्सिबल लगे होते हैं, तो उनके पास अपने ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं, जिससे वो कभी भी उसको फटाक से बटन दबाई, नीचे के ग्राउंड वाटर को निकाला और पानी को इस्तेमाल किया। किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है, ना सरकार का कोई पूछ है कि भैया आप कितना पानी निकाल रहे हो, किसी के घर में कोई वाटर मीटर नहीं लगा है कि भाई कितना पानी का यूजेज कर रहे हो। अगर घरों में वाटर मीटर लगा हो और इस बात पे चीजें डिपेंड करें कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए आपको बिल देना पड़ेगा, सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन वाटर मीटर कोई सरकार लगाएगी नहीं, चूंकि भैया वोट बैंक के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स बड़ी है। तो ये अनसस्टेनेबल यूजेज की वजह से जो हमारे फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। और अब तक हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी पे फोकस किया है, मतलब कि पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। यानी अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों की जहां पे सफिशिएंट पानी है बट तब भी वाटर स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि वो स्कार्सिटी है ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आ गए हैं। अब तक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि पानी है ही नहीं तो क्या करें, और अब आ गए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की पानी है बट गंदा है, तो बगल में तालाब है तो गंदा है, रिवर है बट पॉल्यूट हो चुकी है, मछलियां मर रही हैं, खा नहीं सकते, बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे निकल के आते हैं। तो आज की डेट में एक ग्रोइंग कंसर्न है कि इवन इफ देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use। यानी कि भले ही भैया एम्पल अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल है, लेकिन वो पॉल्यूट हो चुका है डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। आप देखिए झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे माइनिंग के चलते कितनी नदियां गंदी हो रखी हैं, और उन नदियों के अंदर की जो मछलियां हैं उनको आप खा नहीं सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। केमिकल्स, पेस्टिसाइड सब भर चुके हैं उसमें। और इनफैक्ट छत्तीसगढ़, झारखंड में तो यह भी पता चलता है कि जो उनकी माइनिंग के चलते जो पॉल्यूटेंट्स है ना, वो ग्राउंड वाटर तक में पहुंच चुके हैं। अभी ग्राउंड वाटर को निकाल के जब आप पीते हो तो आपको लगता है कि भाई ग्राउंड वाटर तो बड़ा साफ है, बट ग्राउंड वाटर में कैडमियम की जो मात्रा है बढ़ चुकी है। जो बाकी आप कह सकते हो कि पॉल्यूटिंग मटेरियल है उनकी मात्रा बढ़ चुकी है। अभी ये सब चीजें तो नुकसान पहुंचाती हैं। तो पानी है बट पानी गंदा हो चुका है। अभी गंदा हो चुका है तो फिर वो पानी हो चाहे ना हो एक ही बात हो गई।
तो इंडिया में अगर बात करो, इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स, मतलब छोटी छोटी नदियां टॉक्सिक स्ट्रीम से बदल चुकी हैं। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा हो गई, जैसे यमुना हो गई, दे आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर। The assault on India's river from population growth, agricultural modernization, urbanization and industrialization is enormous and growing in the day by the day. The entire life stands threatened. मतलब कि भैया इतनी तेजी से आप रिवर्स के पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मैं 2 इंस्टेंसेस आपको बताना चाहूंगा। एक बार मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से गंगा नदी निकलती है और गंगा के घाट पे लोग जो क्या नहाते हैं। वहां पे एक फॉरेनर लेडी आई थी, ठीक है, और वहां के जो 2-3 लोग थे पूजा कर रहे थे, और पूजा करने के बाद जाके वो अपने जो भी प्रसाद वसाद है उसको नदी में बहाते हैं। अब कहीं ना कहीं वो पानी को गंदा करता है। तो वो लेडी उनसे बोल रही कि ये मत फेंको इसमें, और वो उस लेडी से लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि एक बाहर की लेडी जो देश के बाहर की है, उसको अंदर ये अवेयरनेस है कि आप पानी को गंदा कर रहे हो। क्योंकि वो कनाडा यूरोप में रहते हैं, वो शायद साइंटिफिक माइंडसेट से सोचते होंगे, उनको दिखता होगा कि आपकी ये एक्टिविटीज गंदा कर रही है पानी को। लेकिन नहीं, हमारी धार्मिक एक्टिविटीज हैं, तो पानी गंदा हो तो क्या, हम तो गंगा मैया को चढ़ा रहे हैं। भले ही गंगा मैया वो चाहे चाहे ना चाहे, बट हम तो अपनी धार्मिक एक्टिविटीज पूरी करेंगे चाहे पानी गंदा हो जाए। एक और इंस्टेंस बताता हूं। छोटा था मैं, पढ़ता नहीं था, तो फादर ने मेरे पूजा कराई। तो पूजा में पंडित जी ने बोला कि जाओ भैया इनको गोमती की 2 डुबकियां लगवा दो। मैं लखनऊ में रहता हूं। तो भाई पहुंचे गोमती की घाट में डुबकी लगाने, पानी पूरा काला। मैं गया ही नहीं पानी के अंदर। मैंने कहा भाई ठीक है, जैसे हैं वैसे ठीक है। तो कुल मिला के बात यह कि इस हद तक नदी को हम लोग बर्बाद कर चुके हैं कि वो किसी लायक अब रही नहीं है। ओके, तो भले ही हम इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि हमको कंजर्व करना है, मैनेज करना है अपने वाटर रिसोर्सेज को, अपने हेल्थ रिजॉर्ट्स को बचाना है, फूड सिक्योरिटी को बचाना है। ये पानी जरूरी है हमारे लाइवलीहुड्स के, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम्स ना डिग्रेड हो इसके लिए। लेकिन तब भी जिस लेवल पे ये इकोलॉजिकल क्राइसिस पहुंच चुकी है, उस लेवल पे भी लोगों के अंदर अभी ये समझ नहीं आ रही है कि कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स को रोकना है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है हमारी इकोलॉजी को, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब हम बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। भैया पानी को कैसे कंजर्व करना और कैसे मैनेज करना है। अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखोगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है, पुरातत्व विभाग, जो पुराने जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी खुदाई करना, हिस्ट्री को समझना, पढ़ना, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का काम है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स काफी एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो एंशिएंट टाइम्स के जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, एंशिएंट टाइम्स से हम देख रहे हैं कि भैया बहुत से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए इंडिया में, जिसमें डैम बनाए गए, बिल्ट ऑफ स्टोन रबड़, रिजर्वायर्स बनाए गए, लेक्स बनाए गए, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, कैनाल बनाए गए इरिगेशन के लिए। तो भैया बड़ी सी नदी जा रही है, उसमें से कैनाल खोद दी पानी के लिए, तो भैया पास के गांव में पानी पहुंच गया। एक जगह पे एक डैम बना दिया। डैम मतलब कि आपने ये नदी बहती हुई जा रही है, अभी इस नदी के रास्ते में आपने एक डैम बना दिया, तो यहां पे नदी स्टोर हो गई। अब नदी को परमानेंटली स्टोर तो कर नहीं सकते हो, तो ये जो आपने डैम बनाया है इधर, इसमें आपने कुछ इनलेट्स छोड़ रखे हैं कि जो नदी का पानी है एक लिमिट से ज्यादा यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया तो डैम को तोड़ देगा। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी को आप इनलेट दे देते हो कि भैया आप निकल जाओ पानी, मतलब पानी के बिल्कुल ही फ्लो को नहीं ब्लॉक करना है। तो इस डैम को बनाने से इतना बड़ा रिजर्वायर बन जाता है यहाँ पे, और इस रिजर्वायर के पानी को आप आसपास के गांवों में एग्रीकल्चर के लिए भेज सकते हो। फिर ऊंचाई पे स्टोर होता है, तो नीचे पानी छोड़ा तो हाइड्रो पावर कलेक्ट बन गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो डैम्स के बहुत से रीजन, मतलब बनाने की बहुत सी वजह हैं। और जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े बड़े डैम वाले स्ट्रक्चर्स हैं, वो आज से नहीं, एंशिएंट इंडिया से बन रहे हैं। तो अगर एंशिएंट इंडिया से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, तो 1st सेंचुरी बीसी में श्रृंगावेरपुरा नियर इलाहाबाद में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स मिले हैं, जहां पे रिवर गंगा के वाटर को अलग अलग चैनल्स में बांटकर आसपास के इलाकों में पीने के लिए पानी, एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुंचाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए गए थे एक्सटेंसिवली। फिर evidences of sophisticated irrigation work have also been found in Kalinga in Odisha, Nagarjunakonda in Andhra Pradesh, Bennur in Karnataka, कोल्हापुर नियर महाराष्ट्र। तो हर जगह पे, मतलब एक बहुत वाइड स्केल पे, एक बहुत बड़े स्केल पे आपको इस तरीके के काम देखने को मिले हैं। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाई गई थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। 14th सेंचुरी में टैंक बनाया गया था हौस खास का दिल्ली में,
जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था ताकि सिरी फोर्ट एरिया को पानी प्रोवाइड किया जा सके। आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं डैम्स के बारे में। ओके, तो एक्चुअली में डैम्स होते क्या हैं और वो कैसे हमको वाटर को कंजर्व करने में और मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया पानी बह रही है, पानी के फ्लो में आपने डैम बना दिया, वहां पे एक नेचुरल रिजर्वायर बन गया पानी का। उस पानी के रिजर्वायर से लोकल मछुआरे फिशिंग करके अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं। उसी पानी से आसपास के इलाकों में आप इरिगेशन के लिए पानी छोड़ सकते हो, लोगों के पीने के लिए पानी छोड़ सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं डैम्स के यूज करने के, ठीक है। चूंकि इस पानी को आपने इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो ये पानी बहता 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 ओशन में चला जाता, कोई भी यूज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं डैम बनाना अच्छी बात है। तो देखिए, टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। कितनी सारी चीजों के लिए यहाँ पे डैम का प्रयोग हो रहा है। मल्टीपर्पज डैम्स बोला जाता है इनको। तो आज की डेट में जो भी डैम्स बनाए जाते हैं उनको बनाया इस तरीके से जाता है कि मल्टीपर्पज यूज हो। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो गई, आसपास की जगह पे पानी भी सप्लाई कर दिया, आपने फ्लड को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जब ज्यादा पानी बरसता है तो नदी में पानी तेज होता है। अगर डैम होगा तो पानी को आप साइड में स्टोर करके रख सकते हो, बाढ़ कम आएगी, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। जो पानी पहले समुद्र में बह जाता था वो वेस्ट नहीं होगा, उसको यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सतलज ब्यास नदी के बेसिन में भाखड़ा नंगल पावर डैम है, जिसको हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आसपास के इलाके में इरिगेशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हीराकुड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन में उड़ीसा में, जिसको कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ फ्लड ना इस इलाके में इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखोगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए, उसमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच है। देखिए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में साइंटिफिक तरीके से सारी चीजों को आपस में सिंक्रोनाइज किया जा सके, यानी डैम की जितनी भी यूटिलिटी है सबको आपस में एक दूसरे के साथ इतने हार्मोनाइज तरीके से आप जोड़ दो ताकि सारी चीजें चलें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, बस इसीलिए होता है आपका इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा उसकी यूटिलिटी हो। इसलिए आप देखोगे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंस के बाद देखा गया एज द व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ओके, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला कि डैम्स हैं टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब इनको इतना इंपॉर्टेंट माना गया कि ये टेंपल्स बन गए मॉडर्न इंडिया के। ओके, तो यहां पे आपकी डेफिनेशन भी दे रखी है, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, बता दिया, दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, रीडायरेक्ट्स और टारगेट्स, रिटार्ड्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इंपाउंडमेंट। इस तरीके का एक रिजर्वायर बन जाता है जिसके साइड में रहने वाले लोग इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं। डैम रिफर्स टू रिजर्वायर रेदर देन स्ट्रक्चर। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे, ये देखिए यहां पे स्पिलवे नजर आ रहा है, और वेयर ओवर विच और थ्रू विच इज इंडेंटेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और कॉन्टिन्यूसली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये पानी बह रहा है, बीच में आपने यहाँ पे एक डैम बना दिया, ओके, और इसके बीच में स्पिलवे है। तो अक्सर कर इन स्पिलवे को खोल के आप आराम से पानी के पासेज को निकाल सकते हो, तो नदी बहती रहेगी बिना किसी टेंशन के। और यहाँ पे आपने एक बड़ा सा रिजर्वायर बना दिया जहां पे पानी स्टोर्ड है, तो इस पानी को स्टोर भी कर लिया, साथ साथ बहा भी दिया, और अगर इसको एक हाइट पे कर दिया तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। अब भैया डैम्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। टिम्बर डैम्स होते हैं। आप बोलोगे टिम्बर डैम्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक नदी पे जब आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो नदी तो बह रही है, अभी बहती नदी पे डैम को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? तो होगा ये कि आप एक पहले कोई डैम बना के, मतलब एक ऐसा डैम जिससे आप ये कह लो कि आपने नदी के पानी को डाइवर्ट कर दिया। अभी नदी के पानी को आपने डाइवर्ट कर लिया तो जहां पे ओरिजिनल डैम बनाना था वहां पे नदी थोड़ी देर के लिए नहीं आई, तो वहां पे आप तब तक आपने डैम बना दिया। और जैसा कि नाम है इसका टिम्बर डैम, तो टिम्बर डैम ऑब्वियसली बात है जो वुडन मटेरियल से उससे बनाया जाता है। तो जो नदी का फ्लो है उसको टेम्परेरली डाइवर्ट करने के लिए टिम्बर डैम बनाया जाता है, ओके, या फिर बहुत माइनर पर्पसेस के लिए टिम्बर डैम बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा। और भी बहुत तरीके के डैम्स होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स, मेजनरी डैम्स। अब बात की जाए आपकी एम्बैंकमेंट डैम्स की, तो इसमें दो तरीके के डैम्स होते हैं, अर्थ फिल डैम्स, रॉक फिल डैम्स। देखिए, एम्बैंकमेंट डैम्स वो डैम्स होते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, तो रॉक फिल डैम्स में अलग तरीके का मटेरियल प्रयोग होता है, अर्थ फिल डैम्स में अलग तरीके का मटेरियल यूज होता है। मेजनरी डैम्स की बात की जाए तो स्टोन्स होते हैं
और ब्रिक्स होते हैं, तो या तो स्टोन मेसनरी होगी या ब्रिक मेसनरी होगी। तो इन अलग अलग स्टोन्स को आपस में सीमेंट के साथ जोड़ के आपने एक बड़ा सा डैम बना दिया तो वो मेसनरी डैम हो जाएगा। बहुत तरीके के डैम्स हैं दोस्तों, शेप के हिसाब से डोन होते हैं, तो आर्च डैम होता है, बटरेस डैम होता है। अभी डैम के क्लासिफिकेशन पे गए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ गए दोस्तों। तो ये चीज है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में डैम्स काम प्ले करता है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी में डैम काम करता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, इन सब में डैम्स अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। तो काम भर की चीजें मैंने आपको समझाई हैं दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। आगे आने वाले समय में और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक और सॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है। सॉन्ग को देखिए क्या लिखा हुआ है। वी हैव सेन सोन क्रॉप्स इन असार, वी विल ब्रिंग भादु इन भद्रा, फ्लड्स हैव स्वॉलन द दामोदर, द सेलिंग बोट्स कैन नॉट सेल, ओ दामोदर वी फॉल एट योर फीट, रिड्यूस द फ्लड्स अ लिटिल, भादु विल कम अ ईयर लेटर, लेट द बोट सेल्स टू योर सरफेस। देखिए एक पॉपुलर भादु सॉन्ग है। दामोदर रिवर वैली में बहुत सारे डैम्स आते थे, ठीक है, इसलिए दामोदर नदी को कहा जाने लगा रिवर ऑफ सॉरो। अभी डैम्स के आने के चलते जो दामोदर नदी का जो पानी है उसको थोड़ा ज्यादा रेगुलेट किया जा सकता है, तो जो फ्लड्स आते थे उन फ्लड्स को कंट्रोल कर लिया गया। तो डैम्स का एक मेजर पर्पस फ्लड को कंट्रोल करना भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि चैप्टर खत्म हो जाए। गुड बाय।